नमस्कार दोस्तों। जिस देश में तुम पैदा हुए उस देश का तुम में रक्त नहीं, तुम यकीन मानो न माँ का तुमने दूध पिया न बाप का तुमने रक्त नहीं। मैं हूँ विक्की रत्नानी। आज हम बात करेंगे जो देश के मज़दूरों के साथ धोखा हो रहा है, उन मज़दूरों को जो गाड़ियों की व्यवस्था के लिए इतने दिन से भटकना पड़ा। आज हम उन सब बारे में बात करेंगे। एक मेरे मित्र महेश जसवानी जी, थैंक यू महेश भाई, वॉचिंग फॉर यू। आज हमें बात करनी है उस बारे में कि हमारे देश में जो 1.5 से 2 करोड़ लोग फंसे हुए हैं और उनको कहीं भी आना जाना हो वो परेशान हो रहे हैं। दोस्तों, ये सब जवाबदारी तो होती है सरकार की, लेकिन सरकार क्या इस ओर ध्यान दे रही है? क्या वो 1.5 करोड़ लोग अब इतनी देर से अपने अपने राज्यों में पहुंचेंगे तो क्या गारंटी है कि वो कोरोना नहीं फैलाएंगे? क्या मतलब इसके बारे में सरकार ने कोई प्लानिंग नहीं की थी? सरकार वोट लेते समय उस एक एक मज़दूर को याद करती थी और वोट लेने के बाद उन सारे मज़दूरों को सरकार भूल गई कि वो लोग कैसे करेंगे। आज वो 1.5 करोड़ लोग जो फंसे हुए हैं अपने अपने राज्यों में, रोज़ किसी न किसी एरिए से किसी न किसी दोस्त का फ़ोन आता है, भैया फलाने जगह इतने मज़दूर फंसे हुए हैं, इनको हम कैसे भेजें, कहाँ भेजें, इसका क्या रास्ता है, क्या सुविधा है। अब जाके वो सुविधा चालू हुई है। अब उन लोगों के लिए सरकार ने सुविधाएं चालू की है। आज कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने अनाउंस किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मजदूर भाई अपने अपने घर जाना चाहते हैं और फंसे हुए हैं तो उन सब का खर्चा कांग्रेस पार्टी उठाएगी। क्या केंद्र में सरकार कांग्रेस की है? ये है, उनको करना चाहिए था, लेकिन नहीं। इंसानी दृष्टिकोण से उन्होंने ये सोचा, क्योंकि यही मजदूर होते हैं जो सरकार को सरकार बनाते हैं और सरकार में लाते हैं। आज कांग्रेस पार्टी केंद्र में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जनता को भूल जाए। उन्होंने जनता को बिल्कुल याद रखा और उन्होंने बिल्कुल अनाउंस किया आज की जो भी खर्चा होगा, लगभग ये खर्चा जाता है 1,000 करोड़ रुपए, ये कांग्रेस शासन उठाएगा। जहां कांग्रेस सरकार है तो कांग्रेस उठाएगा, नहीं है तो ऊपर से जो भी होगा सेंट्रल कांग्रेस गवर्नमेंट, जो भी सेंट्रल कांग्रेस होगी वो बेयर करेगी। दोस्तों, क्या आपने कभी जानने की कोशिश की ये बातों पे? जब हमने बार बार आवाज़ उठाई कि इन मज़दूरों का क्या किया जाए, मज़दूरों का क्या किया जाए, मज़दूरों को इधर से उधर भेजना है, तो सरकार तर्क देती थी कि मज़दूर इधर से उधर अपने अपने घर जाएंगे तो लाखों लोगों को कोरोना इफेक्ट होगा। आज जब देश में 50,000 के करीब कोरोना पेशेंट पहुंच चुके हैं, क्या आज वो 1.5 करोड़ मज़दूर अपने घर जाएंगे तो कोरोना नहीं फैलेगा? क्या सरकार को ये डिसीजन 5 हफ्ते बाद लेना था कि मोदी गवर्नमेंट सिर्फ हर काम इतना डिले करती है ताकि मजदूर फंस जाएं? आज मैंने एक यूपी का एक वीडियो देखा कि एक लेडी बच्चे को गोद में उठा के एक एरिया से दूसरे एरिया जा रही है पैदल सूटकेस लेकर। मतलब इसका जवाबदार कौन है? सरकार वोट लेते समय इनको याद करती है, वोट लेने के बाद भूल जाती है। क्या यही सरकार के काम बच गए हैं? केंद्र गवर्नमेंट सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे वो बेस्ड है, टोटल के टोटल सिर्फ मजदूरों को परेशान करने के लिए, कांग्रेस गवर्नमेंट को और नीचा दिखाने के लिए और अपोजिशन को सिर्फ नीचा दिखाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी हुई है। मोदी सरकार का काम क्या है? आपको पता होना चाहिए, जो रेलवे ने ये नियम बनाया कि हमें मज़दूरों के लिए स्पेशल ट्रेन चला रही है और आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो, इधर से उधर जाना चाहो तो जाना चाह सकते हो। उसमें भी केंद्र सरकार मोदी गवर्नमेंट ने 825 करोड़ रुपए की कमाने की योजना बनाई। क्या आपको इसके बारे में सच्चाई की जानकारी है? 825 करोड़ रुपए रेलवे से नरेंद्र मोदी जी कमाने का प्रोजेक्ट बना के मजदूरों को इधर से उधर भेज रहे हैं। क्या मतलब मोदी सरकार सिर्फ पैसों की सरकार हो गई है? क्या विधायक सिर्फ पैसों के विधायक हो गए हैं? क्या सांसद सिर्फ पैसों के सांसद हो गए हैं? क्या मोदी सरकार पैसे के अलावा कोई चीज़ को देखना नहीं चाहती? चाहती क्या है आखिर?
विधायकों का काम क्या बचा है, भाजपा विधायकों का काम क्या बचा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम क्या बचा है? पब्लिक को खाली परेशान करना, उन मजदूरों से खाली पैसा लूटना। दोस्तों, इन सब चीज़ों के बारे में आपको विचार करना चाहिए, नहीं तो बहुत भारी तकलीफ होगी। मैं आपको आंकड़ा बताता हूँ, 825 करोड़ रुपए की प्लानिंग करके मजदूरों को इधर से उधर भेजा जा रहा है। आज जब कांग्रेस गवर्नमेंट आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने अनाउंसमेंट किया, ये 1000 करोड़ रुपए सरकार नहीं भर पाएगी, उनकी हैसियत नहीं, यह पैसा कांग्रेस पार्टी भरेगी। 1000 करोड़ रुपए कांग्रेस भरेगी। जब ऐसा अनाउंस किया तब जाके नरेंद्र मोदी जी की नींद खुली और मोदी गवर्नमेंट ने तत्काल उस चीज़ को संज्ञान लिया और एक्टिव हो गए। उन्होंने कहा नहीं, सरकार इसके लिए काम कर रही है। सरकार ने 2 मई को आदेश जारी किया। एक हमारे मित्र लिखे हैं दिनेश मूलचंदानी जी, दिनेश भैया नमस्कार, रवि मनकानी जी नमस्कार, सतीश जाजवानी जी वेलकम, श्याम रावलानी जी फिर से वेलकम, अरुण खोसले जी आपका वेलकम, गणेश किंगरानी जी वेलकम, विनय बाग जी भाई वेलकम, मनीष जसवानी, महेश भाई, टक्की भाई आपका भी वेलकम, सत्यकर्म गुप्ता मेरी ड्राफ्ट है और मेरी ही अनुभव है और जानकारी बने हैं। चीन के राष्ट्रपति को झूला और गंगा आरती में नमस्ते ट्रंप देखे ही दवाई लेने की तरीका। शेख की पत्नी रुचि गिरी की ट्वीट पढ़ ली, फिर पति अभिमन्यु गिरी भी कट्टर हिंदू बनकर ट्वीट कर रहे थे कि सुबोध उपाध्याय भी फिर भी 60 लाख भारतीयों को भेजने की धमकी दी मोदी को, तो मोदी के साथ स्वागत भागवत जी से सेकुलर की भाषा बोलने लगे। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो भैया, मैं एक्चुअल बहुत ज़्यादा इस विषय में नहीं समझ पा रहा हूँ। बाकी मैं आज बात जो मेन करना चाहता हूँ रेलवे की 825 करोड़ रुपए की कमाई योजना के बारे में। 825 करोड़ रुपए रेलवे जो कमाने की तैयारी कर रहा है, तो वो क्या सही है? क्या वो उनको ऐसा करना चाहिए? दोस्तों, रेलवे ने एक अनाउंसमेंट किया था 2 मई 2020 कि आप मजदूरों को इधर से उधर जिनको जाना है वो अप्लाई करें, उनके लिए हम ट्रेन की व्यवस्था करें, स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था कर रहे हैं, उनको उपलब्ध कराएंगे। जो उनको नाम के साथ टिकट दी जाएगी, उस टिकट को वो एक व्यक्ति को 500 रुपए चार्ज करेंगे। 1.5 करोड़ मजदूर इंटू 500 रुपए लगभग हो गए 750 करोड़ रुपए। 750 करोड़ ये हो गए आपके। 50 रुपए अतिरिक्त, 30 रुपए सुपरफास्ट के, 20 रुपए एडिशनल चार्जेस, मतलब कुल मिला के हो गए 50 रुपए इंटू 1.5 करोड़, ये हो गए आपके 75 करोड़ रुपए। मतलब 75 करोड़ प्लस 750 करोड़ इक्वल टू 825 करोड़ रुपए। क्या मोदी सरकार को इस समय भी 825 करोड़ रुपए कमाने चाहिए? 68,000 करोड़ रुपए भगोड़ों का माफ कर सकती है, लेकिन 825 करोड़ रुपए भगोड़ों का माफ कर सकती है, लेकिन कुल मिला के आपका 825 करोड़ रुपए मजदूरों के लिए खर्चा नहीं कर सकती। क्या मोदी गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है? पीएम केयर फंड, क्या सिर्फ पीएम की केयर के लिए फंड बनाया गया था कि वो फंड पब्लिक के लिए बनाया गया था? पीएम केयर फंड का मतलब क्या था कि सिर्फ पीएम की केयर किया जाएगा। 850 करोड़ रुपए का प्लेन खरीदा गया, उसके लिए बनाया गया। 20,000 करोड़ रुपए राष्ट्रपति भवन रेनोवेशन करने, जो ऑलरेडी इतना सुंदर है उसको और सुंदर बनाने के लिए 20,000 करोड़ रुपए अभी प्रोजेक्ट बनाना जरूरी था कि 825 करोड़ रुपए मोदी सरकार को मजदूरों को सही टाइम पर भेजना चाहिए था। जो मजदूर आज रोड में फंसे हुए हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे जहां पर भी हो, ये सब जगह पर जो मजदूर फंसे हुए हैं, इसमें गलती किसकी है? आज एक फैक्ट्री में अगर कोई काम करता है, मजदूर अगर कहे हुए हैं, गुजरात सरकार के आंकड़ों के मुताबिक वहां पर 20 लाख मजदूर हैं। गुजरात सरकार के 20 लाख मजदूर फंसे हुए हैं। उन्होंने मांग की है कि हमारे 20 लाख मजदूरों को जिस राज्यों में जाना है उस राज्यों में जाने की परमिशन दी जाए। बिहार के मुख्यमंत्री ने स्टेटमेंट दिया है कि हमारे 10 लाख मजदूर फंसे हुए हैं, कृपया इन्हें भी अपने घर जाने की व्यवस्था की जाए। झारखंड में 9 लाख और उत्तर प्रदेश का
उत्तर प्रदेश का भी था, मैंने शायद ध्यान नहीं दिया। तो इतने मजदूर आज फंसे हुए हैं, 1.5 करोड़ मजदूर आज फंसे हुए हैं। 1.5 करोड़ लोग एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे, उसका क्या होगा? 1.5 करोड़ मजदूरों को 500 रुपये से टिकट दिया जाएगा, वो होता है लगभग 750 करोड़ रुपये। आप कैलकुलेटर उठा के कर लीजिएगा, 750 करोड़ रुपये मजदूरों से वसूलना, ये क्या उचित है? जिनके पास रहने के लिए, खाने के लिए, अनाज के लिए पैसे नहीं हैं, उनसे आप 500 रुपये टिकट चार्ज कर रहे हैं। मोदी जी, ये थोड़ी सी शर्म की बात है। इन चीज़ों को आपको ध्यान देना चाहिए, इस और एक बार बात करना चाहिए। इस बीच हमारे प्रदीप बजाज जी हैं, भैया वेलकम। संदीप प्रेमचंदानी भैया, आपका भी वेलकम। ज्योति लालवानी जी, आपका भी वेलकम। सुनील विजय सुंदरानी जी, निखिल सुराना जी, निखिल भाई आपका भी वेलकम। विजय सुंदरानी, विजय भैया आपका भी प्रणाम, वेलकम। तो इस समय 825 करोड़ रुपए का सवाल है। उन मजदूरों से मोदी गवर्नमेंट को पैसा नहीं लेना चाहिए। सीधा सीधा मोदी गवर्नमेंट इस समय भी कमाई के फिराक में है। जब 2008 में लालू प्रसाद यादव थे, उस समय बिहार में एक बाढ़ आई थी, जिस समय लालू प्रसाद यादव जी ने 6 इमरजेंसी ट्रेनें चलाई थी। लालू प्रसाद यादव जी ने 6 इमरजेंसी ट्रेनें चलाई थी, जिसको पूरी तरह से मुफ्त किया गया था। जिसको जहां जाना है वो वहां जा सकता था। तो क्या वो सरकार अच्छी थी कि या ये सरकार अच्छी है, जिसको मीडिया सवाल भी नहीं उठा सकती, मीडिया बात भी नहीं कर सकती? क्या मीडिया इस तरह से गिर चुकी है कि आज मजदूरों के लिए आप बात भी नहीं कर सकते हो, आप आम आदमी के लिए बात नहीं कर सकते हो? मोदी जी सिर्फ यही तारीफ, सिर्फ एक ही काम, और कोई काम ही नहीं बचा आपके पास कि मोदी तारीफ के अलावा? क्या यही था अच्छे दिनों की शुरुआत? क्या यही थे अच्छे दिन? आज हर आदमी कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, मजबूर हो चुका है, इतनी तकलीफ से दिन काट रहा है। आज एक दिन में शराबबंदी को जो मोदी गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी, पूरे देश में एक ही दिन में पता नहीं कितने एक्सीडेंट हो गए हैं, पता नहीं कितने घरों में कलह चालू हो गए, पता नहीं कितने घरों में हाथापाई हो गई, पता नहीं कितने घरों में मियाँ बीवी के बीच झगड़े हो गए, परिवार के बीच झगड़े हो गए, कलह आ गए। क्या यही थे अच्छे दिन? क्या इसी की हमने कामना की थी? क्या इन मजदूरों से, ये मजदूर जो 1.5 करोड़ लोग फंसे हुए हैं, ये किसी न किसी व्यापारी के अंडर काम करते होंगे? क्या वो सब फैक्ट्री मालिकों की ये नहीं है? रेलवे बोलता है हम 150 करोड़ रुपए पीएम केयर फंड में देंगे, लेकिन 750 करोड़ रुपए वो मजदूरों की टिकट चार्ज करेगा। यही है रेलवे केयर फंड, यही है रेलवे की आपदा विपदा, यही है रेलवे की एक्स्ट्रा चार्जेस जो इमरजेंसी फंड लिया जाता है टिकटों में। 75 करोड़ रुपए आप एक्स्ट्रा चार्जेस ले रहे हो रेलवे जी इस समय पर। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को ये सब चीज़ों नज़र नहीं आती है? मजदूरों के बारे में बात नहीं करना चाहिए? राहुल गांधी जी ने इसके पीछे भी आवाज़ उठाई थी, लेकिन आपने उसके भी जवाब नहीं दिया, मीडिया उसको कवर नहीं करती। इन सब चीज़ों को भाई जाग जाओ, नहीं तो बहुत भारी सुनामी आ जाएगा। आज उनका गला कटा है, कल आपका कटेगा। आज मेरे मुंबई के एक दोस्त से मेरी बात हुई, आज मुंबई के एक व्यापारी से मेरी बात हुई, कपड़ा व्यापारी था। उन्होंने मुझे बोला कि भैया हमारा तो करीब करीब आज आज कपड़ा मार्केट की मुंबई के अंदर करीब करीब 10,000 से ऊपर दुकानें हैं। जो एक व्यापारी, कोई फैक्ट्री चला रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई ट्रेड करता है, कोई चाइना से इंपोर्ट करता है, कोई तुर्की से इंपोर्ट करता है, उनका सबका कहना था कि हमारे एक दुकान में कम से कम 5-5 करोड़ रुपए उधारी बाकी है इंडिया के अंदर। अगर एक कपड़े की होलसेल दुकान का 5 करोड़ रुपए इंडिया के अंदर बाकी है, तो आज जो देश में पूरी महामारी फैली है, आज जो देश के अंदर तकलीफ आ गई है, उसके कारण क्या उन कपड़े वालों को पैसा वापस मिलेगा? आने वाले 1 से 2 साल मैं नहीं समझता कोई भी कपड़ा व्यवसाय वाले को पैसा रिफंड जाएगा। तो क्या वो कपड़े की दुकान वापस नया व्यापार कर पाएंगे और नया चाइना से माल ला पाएंगे? क्या इंडिया की मिलें तो जो स्पीड से बंद हो गई है मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद, जिस स्पीड से इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मोदी जी के आने के बाद बंद हुई है, वो बिजनेस कैसे कर पाएंगे? सब तो डिपेंड हो गए थे चाइना पर, तो कैसे होगा बिजनेस? क्या उनके लिए मोदी जी को बात करने की जरूरत नहीं है? मोदी जी आखिर आप जनता को फेस क्यों नहीं कर रहे हो? आप जनता को फेस कीजिए, जनता को जवाब दीजिए। बिकाऊ मीडिया से भी निवेदन है, आप जवाब दीजिए। आपसे निवेदन है कि पब्लिक जवाब चाहती है, इसीलिए सिर्फ अंधभक्तों के कारण मोदी जी आप प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। पूरे देश की जनता से वोट लिया था आपने, तब आप प्रधानमंत्री बने हैं। आज जो 10,000 कपड़े की दुकानें बंबई के अंदर तकलीफ में आ गई हैं,
उनका क्या हुआ? वो एक एक दुकान का 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ इंडिया के अंदर बाकी है। उनको कहीं से भी आने वाले साल के अंदर 5 करोड़ की अपनी वसूली नहीं दिख रही। अगर उनके पास 5 करोड़ वसूली नहीं आती तो नया व्यापार वो कैसे करेंगे, नई उधारी कैसे बेचेंगे, नई मैन्युफैक्चरिंग कैसे करेंगे? ऐसी तो सिर्फ एक उदाहरण है जो बम्बई के दोस्त ने मुझे बताया। बाकी तो पूरे हिंदुस्तान में कलकत्ते की मंडी है, सूरत की मंडी है। सूरत की हालात आप कितना भी छुपा लीजिए मोदी जी, हमारे देश की बिकाऊ मीडिया जी, जो बिकाऊ मीडिया है, लिमिटेड पर्सनालिटी इनको बोला जाता है, आप कितनी भी ये सब चीज़ें छुपा लीजिए, लेकिन कहीं न किसी माध्यम से सच्चाई बाहर आती। सूरत की हालत सबको दिख रही है, अहमदाबाद की हालत सबको दिख रही है, भले मीडिया पे न दिखाई जाए। तो इस समय पे सरकार सिर्फ कमाना, कोरोना की टेस्टिंग किट में कमाना, रेलवे से 825 करोड़ रुपए कमाना, तो मतलब आप क्या चाहते हैं? आपकी प्रायोरिटी क्या है? आप थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए कि आम नागरिक के लिए आपका क्या है, स्कूल फीस के लिए आपने क्या सुझाव किया है, पब्लिक के लिए फंड अरेंज कैसे होगा, पब्लिक की प्रायोरिटी आपकी नज़रों में क्या है, प्लीज़ क्लियर कीजिए। शराब दुकान की परमिशन आपने दी, पूरे देश के मुख्यमंत्रियों ने उसको लागू कर दिया। मैं तो अपने भूपेश सरकार से भी नाराज़गी दिखाऊंगा कि उन्होंने शराब को क्यों लागू किया, उनको कम से कम नहीं करना चाहिए था। हमारे पूरे देश में जितने मुख्यमंत्री हैं, मेरी नाराज़गी है, हमारे देश की तरफ से नाराज़गी रहेगी कि आपको शराब इस समय नहीं लागू करनी चाहिए थी। पूरे देश में घरों में कलह चालू हो गए, पूरी जनता परेशान हो रही है। घरों में अगर कोई खाना खाता है तो जो लेडीज़ें बना के देती हैं उनको, अब शराब पियेंगे तो फरमाइशें बढ़ जाएंगी, लेडीज़ें और परेशान होंगी और घर का खर्चा कहीं ना कहीं वापस से उनका बढ़ जाएगा। अब लॉकडाउन का पता नहीं और कितने दिन चलने वाले हैं, लेकिन स्थितियां और गंभीर होंगी। ये 1.5 करोड़ मजदूर 5 हफ्ते बाद जो अपने घर जाएंगे हैं तो हमारे भारत के भाई, इसलिए हम तो अपने अपने घरों में, अपनी सोसाइटी में, अपनी कॉलोनी में बहुत अच्छे से बैठे हुए हैं, लेकिन हमें वाकई दुख होता है कि वो हमारे मजदूर बेचारे 5 हफ्ता कैसे काटे होंगे और ऐसी ऐसी जगहों पर फंसे हैं, किस तरह से फेस किए होंगे। मोदी जी की लापरवाही क्या मोदी जी का गिफ्ट है उन मजदूरों के लिए जिन मजदूरों ने मोदी जी को वोट किया, जिस भारतवासियों ने मोदी जी को वोट किया, क्या उनके लिए मोदी जी का रिटर्न गिफ्ट है कोरोना? क्या उनका रिटर्न गिफ्ट है उनको 5 हफ्ते का लॉकडाउन की मुसीबतें? उन मजदूर भाइयों को 5 हफ्ते पहले अगर आप भेज दिए होते तो आज कहीं ना कहीं वो बेचारे अपने सुकून से, भले होते बुरे होते, अपने घर में सुकून होते। क्या ये सब चीज़ें आपको नहीं सोचनी चाहिए थी? इन सब चीज़ों की एक बार आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत है। आपके जो मंत्रिमंडल है या कोई भी है, इस टाइप से कोई भी चीज़ बात नहीं करता। मेरा फिर से आपसे आग्रह है मोदी जी, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए कुछ सोचिए। रेलवे पैसा वसूली कर रहा है, उसको मत करने दीजिए। राज्य सरकार की बसों को चलाइए, मजदूरों को जल्द से जल्द उनके घरों तक पहुंचाइए। और जो भी राज्य सरकारें भी अगर लापरवाही करती हैं मजदूरों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में, और एक आदमी ने ट्वीट किया था कि संबित पात्रा जी ने एक ट्वीट किया था कि केंद्र सरकार रेलवे फ्री चला रही है, पैसा नहीं वसूल रही है। ऐसा फर्जी उनकी भाजपा के आईटी सेल में बनाया हुआ लेटर उन्होंने पोस्ट किया था, वो मैंने स्क्रीनशॉट निकाल लिया है। उसके बाद हमने जब जांच की तो वो लेटर फर्जी निकला। रेलवे की एक्चुअल जो नोटिफिकेशन थी, ये उसमें ये लिखा गया था कि जिनको भी इधर से उधर जाना है उनको 500 रुपये पर मेंबर देना होगा और एक ट्रेन में मात्र 1200 लोग ही जाएंगे। और बाकायदा उनकी गाइडलाइन जारी की गई थी। 50 रुपये एक्स्ट्रा चार्जेस लिया गया था, 30 रुपये सुपरफास्ट चार्जेस और 20 रुपये एक्स्ट्रा चार्जेस, इमरजेंसी चार्जेस, 50 रुपये वो। मतलब मोटा मोटी आप 825 करोड़ रुपए का गोलमाल की तैयारी के लिए थे, पब्लिक से वसूली कर रहे थे आप। रेलवे 150 करोड़ रुपए डोनेशन दिखाता है पीएम केयर फंड में, जो पीएम केयर फंड भी किसी को बताता नहीं। पीएम केयर फंड का मतलब तो हमें ये दिखने लगा है वो सिर्फ पीएम की ही केयर करेगा, पब्लिक केयर फंड नहीं है, वो पीएम केयर फंड है। इसकी डेफिनेशन तो सिर्फ यही दिख रही है। अब जाके मोदी जी को थोड़ा सा जानकारी हुई जब सोनिया गांधी जी ने अनाउंस किया कि ये 1000 करोड़ खर्चा हम कांग्रेस पार्टी उठाएगी, जो उठाना तो मोदी जी को चाहिए था। खैर, उनकी नींद हमेशा चाय वाले हैं। मोदी जी थोड़ी सी चाय पी लीजिए, आप जाग जाएंगे। देश को जागने की जरूरत, थोड़ी सी चाय पिलाइए देश को, शराब मत पिलाइए। ठीक है, मैं फिर से एक बार आग्रह करना चाहता हूं कि
कि दोस्तों आवाज़ उठाइए। अगर आज आप आवाज़ नहीं उठा पाएंगे तो यकीन मानिए कि आपका भविष्य बहुत बुरा होने वाला है। देश में आगे आपके बच्चे जब IAS IPS के एग्ज़ाम देके जब निकलेंगे ना, तो देश में नौकरियां नहीं मिलेंगी, आपको एक मंदिर का पुजारी बना दिया जाएगा। एक रिपोर्ट में मैंने ये भी पढ़ा, तिरुपति बालाजी में मंदिर में जो पुजारियों की टीम है, जो भक्त, उसमें जो पुजारियों के साथ साथ जो भी उसके मेंबर्स होते हैं, उनकी टीम की छटाई की जा रही है। वो ट्रस्ट इतना पैसा अब नहीं दे पाएगा, उनकी सोर्स ऑफ इनकम घट गई है। लोग घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, भीड़ वाली जगहों में नहीं जाएंगे, तो मंदिरों में भी कम जाएंगे, भगवान को ऑनलाइन ही पूजा करेंगे, घर में बैठ के मेडिटेशन से भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन करेंगे, ना कि मंदिर में मत्था टेक कर अब भगवान के दर्शन करेंगे। तो ऐसी रिपोर्ट जनरेट हुई है और ऐसे बहुत से मंदिरों में भीड़ घटने वाली है। तो इसलिए पुजारियों ने, ट्रस्टियों ने डिसाइड किया है कि अपनी लग्जरी कार का खर्चा मेंटेन कहाँ से करेंगे, इसलिए हमने वॉलंटियरों को घटाया है। तो आज आप समझ लीजिए, जब उनको भी समझ आ गई तो आज आपको समझने की ज़रूरत है दोस्तों। आज आप अवेयर हो जाइए, नहीं तो आउट ऑफ वे चला जाएगा सिस्टम। और उन मजदूरों की सोचिए जो बेचारे भटक रहे हैं, जो रोड पे पैदल चल रहे हैं, जो मीडिया आपको नहीं दिखा रही है। आप अपना दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, उनको सर्वे कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। मजदूर की जो हालत है, उनकी बद्दुआएं कहीं ना कहीं उन भक्तों को भी लगेगी जो मोदी जी की हर गलती को कवर करने के लिए सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। मोदी जी कोई भी गलती करें तो उसको कवर करने के लिए वो मीडिया और मोदी भक्त आ जाते हैं कि नहीं मोदी, उन बद्दुआएं लगेगी आपको भी, उन मजदूरों की, जिन मजदूरों को इतना दूर पैदल चलना पड़ रहा है। अगर मोदी जी टाइम पे नींद खुल गई होती आपकी तो 4 घंटे पहले आप अनाउंसमेंट नहीं करते लॉकडाउन का, उन मजदूरों को सही सलामत बिना उनसे कमाए आप घर पहुंचा देते। जो 825 करोड़ पे आज आप कमाने की कोशिश कर रहे हैं वो आप मत कीजिए। ये बहुत ही शर्मनाक है, ये बहुत ही निंदनीय है। और जो आवाज़ उठाता है उसको राष्ट्र दुश्मन बना दिया जाता है, देशद्रोह बोल दिया जाता है, कांग्रेसियों का चमचा बोल दिया जाता है, विपक्ष बेवकूफ़ बोल दिया जाता है, इन सब की बातें हो जाती है। तो उन अंधभक्तों को भी ये मैं बोलना चाहूँगा, मोदी जी करना बंद करो, साइंस का इस्तेमाल करें, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और एक्चुअल जो तकलीफ में हैं उनकी बात कीजिए। अभी जो आने वाले व्यापारियों को अरबों रुपए पैसे फंसेंगे मार्केट में, अरबों रुपए व्यापारियों के मार्केट में, होलसेल व्यापारियों का पैसा फंसा हुआ है। वो तो अभी कम से कम साल भर उनको पैसा मिलने की उम्मीद नहीं है, उनके व्यापार का क्या होगा। विकास गांगड़े भैया, विकास भैया नमस्ते, कामेश भैरानी भाई, राधा स्वामी, आदित्य घटके जी आपको भी प्रणाम, दौलत बलवानी भाई आपको भी प्रणाम, यश बंसीजा भैया आपको भी थैंक यू, वेलकम फॉर फेसबुक लाइव, मनीष जयसिंघानी भाई, राजस्वामी, काली पहुजा जी भैया आपको भी प्रणाम, राजेश भैया, हमारे बिग बी भैया कैसे हैं, पृथ्वी अंकल, पाल अंकल सत श्री अकाल, वेलकम टू फेसबुक लाइव। उम्मीद करता हूँ कि पंडरी मार्केट भी जल्दी खुल जाए और बहुत अच्छा कोई पैकेज सरकार अनाउंस करे। राहुल केवलानी जी भैया आपको भी वेलकम, विशाल मनकानी भाई थैंक यू फॉर फेसबुक लाइव, मनीष मंधानी जी भैया आपका भी थैंक यू, साई टूर एंड ट्रेवल आपका भी थैंक यू, विक्की जयसिंघानी कैसे हो विक्की भाई, प्रकाश लालवानी जी भैया वेलकम, पूजा रत्नानी मेरी गुड़िया, गिरीश लुलिया वेलकम, आप सभी का वेलकम। दोस्तों बस हम अपने शब्दों को यहीं ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं फिर नए टॉपिक के साथ जल्द वापस हाजिर होंगे आपके सामने। और उम्मीद करता हूँ छत्तीसगढ़ सरकार जल्द से जल्द शराब को बंद करे, उसके कारण केसेस बढ़ेंगे और बहुत ही बुरा प्रभाव आएगा। छत्तीसगढ़ अभी तक सेफ जोन में था, छत्तीसगढ़ जोन जो है शराब के कारण सेफ जोन से बाहर हो जाएगा। ठीक है, दुर्भाग्य से रेड जोन मिला है हमें, लेकिन वो ग्रीन जोन की कोशिश हम कर सकते हैं, व्यापार को वापस सुचारू रूप से हम चालू कर सकते हैं। लेकिन शराब अगर चालू हो गई, कंटिन्यू चला, अगर एक हफ्ता भी बिजनेस शराब का चल गया तो खेल बिगड़ जाएगा पूरे देश का। अब मेरी गैसिंग ये बोलती है कि शराब जो लागू की गई है मोदी सरकार की तरफ से, जो उन्होंने परमिशन दे दी है कि शराब को परमिशन दी जाए, पूरे देश में बेचा जाए, कहीं ना कहीं आंकड़ों को, असल आंकड़ों को देश में बाहर लाना है और पब्लिक के ऊपर ठिकरा फोड़ना है कि शराब के वजह से असल पब्लिक बाहर आ गई और देश का हालत ख़राब हो गया। कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट को नए तरीके से पेश करने की तैयारी है, इसलिए शराब की परमिशन दी गई। नहीं तो मैं जितना मोदी गवर्नमेंट को जानता हूँ
वो कम से कम शराब की परमिशन तो नहीं देती, क्योंकि मैं भी इस चीज़ से सहमत हूँ कि उन्होंने गुजरात में शराबबंदी की है। हालांकि गुजरात में शराब आप जिस कोने में बोले उस कोने में आपको मिल जाएगी। जब आपके वो ज़रूरत हो आप मुझे बताना, मैं आपको वहाँ के नंबर प्रोवाइड करा दूंगा। हर शहर में शराब मिलती है गुजरात में, और कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन वहाँ के रसूखदार टॉप के नेताओं से होता है। वहाँ के टॉप के नेता ही वहाँ की गुजरात में शराब बेचते हैं। तो दोस्तों, अगर जो भाई मेरा ये मिस कर गए हो वीडियो, टाइम निकाल के थोड़ा सा वीडियो देख लीजिएगा, है ना। आने वाली स्थिति बहुत ख़राब है, आने वाली स्थिति बहुत ख़राब है। लॉकडाउन का पालन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। अगर आपके एरिए का, आपके आसपास का मार्केट खुल भी गया है, सब चीज़ हो भी गया है, तो कृपया करके एक दूसरे दूरी बनाएं। जहां ज़रूरत हो वहीं जाएं, गपशप गॉसिप के लिए न जाएं। गॉसिप करने का अगर मन हो तो ऑनलाइन ऐप बहुत सारे आ गए हैं, एक साथ 10 दोस्त, 15 दोस्त, 20 दोस्त, 50 दोस्त ऑनलाइन गपशप लड़ा लें, लेकिन कोशिश करके रोड पे न जाएं। बस इन सब चीज़ों के साथ मैं विदाई लेता हूं, और एक बार फिर से इस लाइव के माध्यम से मैं हर स्टेट की सरकार से अपील करता हूं, शराब को जल्द से जल्द बंद करें। चाहे वो हमारी छत्तीसगढ़ सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार हो। छत्तीसगढ़ सरकार से उम्मीद करता हूं मैं कि वो पब्लिक की आवाज़ सुनेगी और इस ओर ध्यान देगी। जो जनताओं के साथ हो रहा है वो सब चीज़ों को ध्यान देकर शराब को जल्द से जल्द बंद करे। मोदी सरकार से निवेदन करता हूं, मजदूरों से लूटना बंद करे। 825 करोड़ रुपए की ये जो लूट हो रही है, इसको आप तत्काल प्रभाव से रोकें और जांच की जाए। जब हम जैसे आम आदमी इस चोरी को पकड़ सकते हैं, इस लूट को पकड़ सकते हैं, तो आपके पास सुपर इंटेलिजेंट पर्सनालिटीज़ होंगी। प्लीज़ इन सब चीज़ों को कवर कीजिए। और मीडिया से निवेदन है, हमारे मीडिया के दोस्त भी अगर जो देख रहे थे मुझे, उनसे भी निवेदन है, भाई हक की आवाज़ उठाओ। अगर आप आज किसी के लिए आवाज़ उठाते हैं तो कल ईश्वर आपके लिए आवाज़ उठाएगा। एक बहुत छोटी सी कहावत थी कि अगर आप किसी की मदद करते हैं तो भगवान आपकी मदद करता है। उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल था। एक मैंने बहुत पहले एक छोटी सी कहानी देखी थी कि एक कुआं रहता है, जो रोटी, जिसमें अचानक से रोटी आ जाती है। कुएं में छोटी सी कुआं रहता है, उसमें अचानक से रोटी आ जाती है, और वहाँ पर बहुत सारे मज़दूर होते हैं। वो बड़े बड़े चम्मच, मतलब 2-2 फीट के चम्मच लेकर उस कुएं से रोटी निकालने की कोशिश करते हैं और चीज़ें निकालने की कोशिश करते हैं। उन सब के कारण वो 2 फीट की चम्मच लेकर उससे रोटी निकालने की, उसके खाना निकालने की कोशिश करते हैं उस कुएं से। जब वो 2 फीट के चम्मच से कुएं से खाना निकाल के जब खाने की कोशिश करते हैं तो अपने मुंह में वो निवाला नहीं डाल पाते हैं। लेकिन वहीं पर वो 2 फीट के चम्मच से दूसरे के मुंह में वो निवाला डालते हैं, तो हर दोस्त एक दूसरे को खाना बराबर खिला जाता है। तो ऐसा ही हमारा देश है। आप दूसरे की मदद कीजिए, ईश्वर आपकी मदद करेगा। शराबबंदी के लिए आप भी मोदी गवर्नमेंट को लिखिए, आप अपनी स्टेट गवर्नमेंट को लिखिए, आप स्टेट गवर्नमेंट के साथ ट्वीट कीजिए कि शराबबंदी की मांग कीजिए। इस समय जो अभी तक के 50 दिनों में जो भी लॉकडाउन का पालन हुआ, जितनी भी तैयारियां हुई, सारी तैयारियां धरी की धरी रह जाएंगी। मोदी जी, आपसे निवेदन है, आप चाय पीने वाले हैं, चाय बांटते थे, चाय की दुकान चलाते थे, ऐसा आप कहते थे। देश को चाय बंटवाइए, ना कि शराब बंटवाइए। शराब बटेगी, देश की कलह बढ़ जाएगी, देश में खतरा वापस 4 गुना हो जाएगा। आपसे अंतिम निवेदन करता हूं कि इन ओर ध्यान दीजिए। रेलवे के माध्यम से 825 करोड़ रुपए जो आप पब्लिक से लूट रहे हैं आम जनता से, वो मत कीजिए। उन्होंने आपको वोट दिया है, उनकी बद्दुआएं मत लीजिए। आज आप खजाना खाली करके चले जाएंगे। एक सच्चाई है, अंत तो सबका होता है ना। हर इंसान को पूजा जो होती है ना, ईश्वर की करनी चाहिए, इंसान की नहीं। क्योंकि इंसान आज है, कल नहीं। तो इसीलिए ईश्वर के भक्त बने भगवान के, किसी इंसान के नहीं। इंसान आज है, कल का पता नहीं। तो इसीलिए दोस्तों, सबसे निवेदन है, और स्पेशल फॉर मोदी भक्तों से कुछ लोग और आए हैं लाइव। नवीन बत्रा भाई कैसे हैं, और जिग्नेश गौर मेरे भाई कैसे हैं आप भी। सोनिया गन्नावपरू, आपका भी नमस्ते। चुन्नू भाई कैसे हो। जिग्नेश पटेल भाई, बम्बई वाले दोस्त, प्रणाम। हितेश, हे गाइस रितेश, हे गाइस भाई रितु। आदित्य घटके भाई, आपका भी वेलकम। हेमंत, चुन्नू, सोनिया गन्नावपरू,
नितेश खत्री। ठीक है दोस्तों, मैं विदाई लेता हूँ। एक बार वीडियो को ज़रूर देखिएगा, शायद कुछ भक्तों की नींद खुल जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।